नमस्कार किसान भाइयों बहनों, मैं हूं आदित्य शर्मा। स्वागत करती हूं आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों बहनों, वर्तमान महामारी के समय में हमारे किसानों का खेती किसानी के क्षेत्र में अमूल्य योगदान रहा है और हमारे किसानों को और भी ज्यादा बल मिल सके, इसके लिए हमारे किसानों के लिए समर्पित हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। इसी कड़ी में बता दें आपको, आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के बारे में। इसके साथ ही मुलाकात करवाएंगे किसान बेटी अमरजीत कौर से और साथ ही आपको जानकारी देंगे हम भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के परिप्रेक्ष्य में आयोजित किए गए एक पोषक अनाज हितधारकों के सम्मेलन के बारे में। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान के साथ। हमारी महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं और अगर हम बात करें कृषि के क्षेत्र की तो इससे तो उनका सदियों पुराना नाता है। जी हाँ, अब हमारी जो महिलाएं हैं कृषि के शोध में भी अपनी उपस्थिति पूरी शिद्दत से दर्ज करवा रही हैं। किस तरह से इस क्षेत्र में हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, आइए बताते हैं आपको हमारे इस सेगमेंट के जरिए। खेती में महिलाओं के योगदान को बहुत ज्यादा स्वीकार नहीं किया गया है, जबकि गौर से देखा जाए तो इन्हें भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जा सकता है। पूरी दुनिया की बात करें तो खेती हर कार्यबल में इनकी हिस्सेदारी 43% तक बैठती है, जबकि भारत में जितनी भी कामकाजी महिलाएं हैं उनमें से 80% खेती से जुड़ी हैं। इनमें से भी 33% खेतीहर मजदूर हैं, जबकि 48% स्वरोजगार किसान। 13% महिला किसानों के पास खुद की जमीन भी है। पिछले 2 दशकों के दौरान खेतों में महिलाओं का काम और अहमियत बढ़ रही है और अब उनकी मेहनत को सराहा भी जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान का कहना है कि कृषि शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में भी महिलाएं अब पीछे नहीं हैं। हमारे देश में ही कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में 33% के करीब महिलाएं हैं। इसके अलावा पिछले 2 दशकों के दौरान दक्षिण एशियाई देशों में ये भागीदारी और मजबूत हुई है। इस दौरान शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या में 12 से 24% का इजाफा दर्ज किया गया है। हमारे देश में महिलाएं अब धड़ल्ले से कृषि में बीएससी, एमएससी और पीएचडी कर रही हैं। यही वजह है कि कृषि के क्षेत्र में महिला कर्मचारियों और वैज्ञानिकों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे पुरुष और महिला वैज्ञानिकों के बीच संख्या का फासला कम हुआ है। 86 देशों में कराए गए अध्ययनों में ये बात भी सामने आई है कि पुरुषों के मुकाबले महिला शोधकर्ताओं की औसत आयु कम थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में बहुत सी महिला वैज्ञानिक काम कर रही हैं। शैली प्रवीण और टी विनुता ने सौर ऊर्जा से चलने वाला अनोखा कोल्ड स्टोरेज तैयार किया। ये स्टोरेज बाजरा और मक्का को लचीला बना देता है, जिससे उनका आटा भी गेहूं की तरह कोमल बन जाता है। डॉक्टर पंकजा रेड्डी को भला कौन भूल सकता है। इन्होंने शुष्क भूमि में कृषि प्रणाली पर काफी अच्छा काम किया है। साथ ही गेहूं पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलो के साथ काम किया। पुरानी महिला कृषि वैज्ञानिकों में के जानकी अम्माल का नाम लिया जा सकता है। केरल की रहने वाली अम्माल उच्च कोटि की पादप विज्ञानी थी। उन्होंने गन्ने की एक विशेष रूप से मीठी किस्म विकसित की। इसके अलावा साथी वैज्ञानिकों संग गन्ने की ऐसी किस्म भी विकसित की जो कई तरह की बीमारियों और सूखे की स्थिति में भी पनप सके। साथ ही उन्होंने हिमालय क्षेत्र में पेड़ पौधों के संकरण का गहन अध्ययन किया। कृषि में महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए ही इंजीनियर्स अब उनके हिसाब से मशीनें तैयार कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 100 से ज्यादा संस्थानों ने कई तकनीकी तैयार की हैं, जो खेती में महिलाओं की मेहनत को कम करती हैं। खास तौर से नई मशीनों के जरिए महिला किसानों के काम को आसान बनाया गया है। जबकि भुवनेश्वर में तो बाकायदा केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान मौजूद है। ये संस्थान खेती बाड़ी में महिलाओं से जुड़े अलग अलग आयामों पर काम कर रहा है। ज्यादा
उत्पादन हासिल करने के चलते हमारे किसानों ने अंधाधुंध रसायनों का इस्तेमाल किया, जिसका बुरा असर पड़ा खेतों की मिट्टी पर, फसलों की गुणवत्ता पर। अब इसको और बेहतर बनाने का एक ही विकल्प है, जैविक खेती। जी हाँ, जैविक खेती को अब हर स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। किस तरह से हमारे किसान इसे अपनाकर अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बढ़ती हुई आबादी का पेट भरने के लिए ज्यादा उत्पादन जरूरी है। इसलिए किसान हजारों साल पुरानी कृषि परंपराओं की जगह रासायनिक तरीकों से खेती करने लगे। लेकिन ये रसायन बहुत ही घातक साबित हो रहे हैं। इनसे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति घट रही है और फसलों में जहर घुल रहा है। सिंचाई और बरसात के पानी के साथ ये रसायन भूजल में मिल जाते हैं, जिससे वो भी प्रदूषित होता जा रहा है। जहरीले फल और सब्जियां मानव शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा कर रही हैं। यही कारण है कि दुनिया भर में इन रसायनों के खिलाफ अब माहौल बनने लगा है और जैविक खेती बेहतर विकल्प बनकर सामने आई है। खेती की ये ऐसी विधि है जिसमें रसायनों के बगैर भी बेहतरीन उपज हासिल की जा सकती है। इसमें नाडेप, वर्मी कंपोस्ट, बायोगैस स्लरी, हरी खाद, गोबर की खाद, मुर्गी की खाद और जैव उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि कीटों और बीमारियों से बचाव के लिए गौमूत्र, नीम की पत्ती का घोल या निबोली या फिर नीम खली उपयोग में आती है। इसके अलावा मट्ठा, मिर्च और लकड़ी की राख भी कीटों और बीमारियों से बचने में मददगार है। प्राकृतिक खाद और कीटनाशकों की वजह से खेत की मिट्टी में सुधार होता है और लोगों को शुद्ध फसलें मिलती हैं। कम सिंचाई की जरूरत होती है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है और लागत में कमी आती है। भारत में खेती के साथ साथ पशुपालन भी होता रहा है। हमारे किसान हजारों सालों से खेतों में प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। यही वजह है कि जैविक खेती उनके लिए कोई नई बात नहीं है। लोगों में भी अब स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और वो जहरीले पदार्थों से मुक्त फल, अनाज और सब्जियों को पसंद करने लगे हैं। ऐसे में धीरे धीरे ही सही जैविक खेती रफ्तार पकड़ रही है। खासतौर से कोविड-19 के दौरान जब लोगों को प्रतिरोधक क्षमता की अहमियत का अंदाजा हुआ तो जैविक उत्पादों की मांग बढ़ गई। पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती पर सरकार काफी ध्यान दे रही है। 2015 में केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में जैविक खेती के वाणिज्यिक विकास के लिए एक योजना शुरू की। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट यानी MOVCDNER कहा गया। ये योजना 134 करोड़ रुपए के औसत वार्षिक आवंटन के साथ शुरू हुई थी और पिछले 5 साल के दौरान इसने 74,880 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया है। केंद्र सरकार पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को प्रमाणित करने का काम भी कर रही है। इससे किसानों की जैविक फसलें या उत्पादों की सीधे बाजार तक पहुंच हो जाएगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को प्रमाणित किया जा चुका है। अब बारी हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर पूर्वी राज्यों, झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी बेल्ट, राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों की है। ये रासायनिक वस्तुओं के उपयोग से मुक्त क्षेत्र हैं और इनमें जैविक प्रमाणन की ज्यादा संभावनाएं मौजूद हैं। इसके अलावा अलग अलग किसानों को प्रमाणित जैविक श्रेणी में लाने के लिए जैविक प्रमाणीकरण सहायता योजना शुरू की है। ये काम परंपरागत कृषि योजना के तहत हो रहा है। भारत में अब 30 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जैविक प्रमाणीकरण के तहत पंजीकृत है और धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा किसान इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है।
फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का, तो आइए नजर डालते हैं इस पर। अगर किसी भी कार्य को करने की चाह हो और उसके प्रति हम मेहनत और लगन से लग जाएं, तो हम सफलता जरूर हासिल कर सकते हैं। बता दें आपको, आज के कृषि स्टार्टअप सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही सफल महिला किसान से करवाने वाले हैं जिनका नाम है अमरजीत कौर। ये जैविक खेती को अपनाए हुए हैं और इसको और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए अहम योगदान भी दे रही हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं क्या है इनकी सफलता की दास्तान। अमरजीत कौर अधोई गांव, अंबाला, हरियाणा की रहने वाली प्रगतिशील महिला किसान हैं। अमरजीत कौर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सार्थक अर्थ सिद्ध करते हुए अपनी और अपने परिवार की एक अलग पहचान बनाई है। इलाके में लेडी किसान के रूप में पहचानी जाने वाली अमरजीत कौर खुद खेत में फसल बोने से लेकर उसके तैयार होने तक का काम करती हैं, फिर काट कर खुद मंडी में बेच कर आती हैं। पिता के अचानक बीमार होने और बड़े भाई की पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए अमरजीत को ऐसा करना पड़ा। 28 वर्ष की उम्र में एक युवा लेडी किसान के रूप में पहचान बनाने वाली अमरजीत ने जब घर की जिम्मेदारी संभाली थी तो उस समय उसकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। आज अमरजीत की वजह से ही उसके पिता की हालत में सुधार आया है। परिवार पिता के इलाज और आर्थिक स्थिति में उलझ गया और खेती जिससे परिवार चलता था वो ठप हो रही थी। घर की बिगड़ती आर्थिक हालत और बड़े भाई की पढ़ाई छूट जाने के डर से अमरजीत ने मोर्चा संभाला और सबसे छोटी होने के बावजूद खुद जिम्मेदारी संभाली। ट्रैक्टर चलाना, खेती करना सीखकर परिवार को दिक्कतों से बाहर निकालने की ठानी। उस समय उन्हें खेती की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। आस पड़ोस के लोगों की मदद से थोड़ा बहुत खेती करते करते आज वो इतना सीख गई हैं कि अब गांव के लोग उससे पूछकर खेती करते हैं। वो खेत संभालती हैं, उसके बाद पशुओं को चारा डालती हैं, वह खाना बनाती हैं। अब कुछ समय से उन्होंने ऑर्गेनिक खेती भी शुरू की है। अमरजीत के पास 3.4 हेक्टेयर खेत हैं, जिसमें सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध है। वो अपने खेत में पारंपरिक फसलें उगाती हैं। खेती की आधुनिक मशीनरियों जैसे ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, एमबी हल, डिस्क हैरो, हैप्पी सीडर, डीएसआर को लेकर अमरजीत बेहद सक्रिय रहती हैं। खेती के बेहतर भविष्य के लिए अमरजीत नई नई तकनीकों को अपनाती हैं। वो नई तकनीकों की जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र अंबाला में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेती रहती हैं। अमरजीत मृदा परीक्षण और संरक्षण प्रौद्योगिकी विषयों पर अभ्यास करती रहती हैं। साथ ही ये अपने खेत में फसलों की उन्नत किस्मों का ही उपयोग करती हैं। फसल बोने से लेकर कटाई और संरक्षण तक का काम भी ये खुद ही करना पसंद करती हैं।
अमरजीत फसल कटाई के बाद फसल को बेचने के लिए मिल व मंडी में भी जाती हैं। वहाँ भी अमरजीत को विशेष सम्मान मिलता है। अमरजीत को जिला स्तर पर कई महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं। इनकी सक्रियता, ईमानदारी और कड़ी मेहनत ने उनकी सफलता में योगदान दिया है। इन्हें एक प्रगतिशील फार्म महिला और मास्टर के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये जिले में किसानों के लिए ट्रेनर के रूप में भी काम करती हैं। वहाँ की महिलाएं उनकी दिखाई राह पर चलती हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे हैदराबाद में भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान द्वारा एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसके बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। उसका जीवन कच्ची मिट्टी, हर सांचे में वो ढलती है। देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है। अपनों के नाम वो कर जाती है, सारा जीवन अपना बन के। बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियां। किंतु केवल चक्रवर्ती सम्राट कहलाने के आत्मसंतोष के कारण रक्तपात एवं हिंसा करना क्या उचित होगा? किंतु वैसे राज्य जो स्वेच्छा से हमारे अधीन ना होना चाहें, तब तो युद्ध करना होगा। और प्रथम अंक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को दिया जाता है, अर्थात जो विद्वान, जो श्रेष्ठ हैं, जो सर्वजन प्रिय हैं। यहां उपस्थित सभी महानुभावों में सर्वश्रेष्ठ गोविंद श्री कृष्ण। बदलती जीवन शैली के बीच प्रजनन प्रणाली की एक गंभीर समस्या, हार्मोन असंतुलन और संतानहीनता के तमाम पहलुओं पर विशेष कार्यक्रम। बांझपन, ताकि सूनी ना रहे कोई गोद। इस शनिवार लाइव शाम 6 से 7 बजे स्वस्थ किसान टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 केवल दूरदर्शन किसान चैनल पर। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे।
माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। वो महिला जो झिझक रही है, बोल रही है कि हमें भी आपके जैसे, छाया वर्मा के जैसे बनना है, लेकिन बहुत कठिन है ये सफ़र, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैंने एक पंक्ति पढ़ रखा है जी कि देवियां देश की जाग जाए, अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। आपको जो फील्ड पसंद हो, मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियाँ, सिर्फ डीडी किसान पर। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें, मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें, सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, अब शिरडी गांव में उस डोंगी पाखंडी का कोई नाम नहीं लेगा। भगत जी, आप अपने भगवान खंडोबा का ध्यान लगाकर उनसे क्यों नहीं पूछते कि इस गुरु स्थान पर साईं के गुरु का क्या प्रमाण है? घबराओ, डटो, दिखाओ अपनी लाठी। चलो। हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखाओ। राम जी भला करेंगे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट का। हमारे देश में खेती किसानी के क्षेत्र में सकारात्मक बदलावों के लिए हमारे देश की सरकार और हमारे कृषि वैज्ञानिक प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में बता दें आपको कि समय समय पर नई नीतियां और योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि हमारे किसानों का आर्थिक विकास हो सके। इसी बीच भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के परिप्रेक्ष्य में पोषक अनाज हितधारकों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। बता दें, इस खास कार्यक्रम के साथ साथ पोषण वाटिका और वृक्षारोपण महाअभियान का भी शुभ आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का लोकार्पण किया केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए बताते हैं आपको। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हैदराबाद में 2 दिवसीय पोषक अनाज हितधारकों का सम्मेलन की शुरुआत की गई। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 को मनाने के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला का ब्लूप्रिंट तैयार करना है। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। सम्मेलन में कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग में सचिव श्री संजय अग्रवाल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक व कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा के अलावा कई गणमान्य अतिथि मौजूद थे। और आज के दिन देश भर में सेवा, संकल्प और निर्माण की दृष्टि से भिन्न भिन्न संस्थानों के द्वारा बड़े बड़े आयोजन संपन्न किए जा रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है और इस बात का गौरव भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से काम संभाला है
तब से लगातार उनका यह प्रयत्न रहा है कि हमारे देश में जो कमजोरी है, जो विकृति है, जो अभाव है, उसको पाटा जाए, गैर बराबरी समाप्त की जाए और हर व्यक्ति भारत के नवनिर्माण में पूरी तत्परता, योग्यता, क्षमता के साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकने में सक्षम हो सके। आज के दिन भारत सरकार के कृषि और किसान मंत्रालय और ICAR और इफ्को ने मिलकर देश भर में एक अभिनव आयोजना की है। इफ्को के सौजन्य से आज देश भर के कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थान, उनमें इसी समय 71,000 से अधिक पौधों का रोपण किया जा रहा है। आज जब हैदराबाद में पोषक अनाज के हितधारकों का सम्मेलन हो रहा है, वहीं इसके महत्व को प्रतिपादित करने, प्रचार प्रसार करने, जागरूक करने की दृष्टि से 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्रों पर, प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र पर 71 कन्याओं को पोषक अनाज से बने हुए उत्पादों को परोसा जा रहा है। गांव-गांव में पोषण वाटिका बन सके, गरीब से गरीब आदमी भी अच्छी सब्जियां खाने में उपयोग कर सके, इसलिए हर कृषि विज्ञान केंद्र पर बड़ी मात्रा में सब्जी के वितरण, बीजों का वितरण किया जा रहा है। यह निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है। इस कार्यक्रम में इफ्को का जो योगदान है, मैं उनको हृदय से, अवस्थी जी को, योगेंद्र जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर इस प्रकार का आयोजन, यह एक तरफ कद्दत फसलों के उत्पादन को भी बढ़ाएगा, प्रोसेसिंग को भी बढ़ाएगा, इंडस्ट्री को भी बढ़ाएगा और हर व्यक्ति मिलेट्स के महत्व को समझे और उसे अपनी थाली का हिस्सा बनाए। इस दृष्टि से आज देश भर में संपन्न होने वाले कार्यक्रम बहुत ही सहायक होंगे और मददगार होंगे। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के समक्ष भारत ने कुपोषण की बात को रखा, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और यह प्रस्ताव दिया कि 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया जाए, तो संयुक्त राष्ट्र ने
2023 को मिलेट ईयर घोषित किया है, उसकी तैयारी की दृष्टि से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर एक तौर से कार्यक्रम की तैयारी की यह शुरुआत हैदराबाद से हो रही है। मैं इस अवसर पर आप सब हितधारकों को, किसान भाइयों और बहनों को, वैज्ञानिक गणों को, छात्र एवं छात्राओं को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे किसान केवल खेतों तक ही सीमित ना रहें, बल्कि नई नई तकनीकों को इस्तेमाल करके और भी ज्यादा उन्नत हो सके, इसके लिए कई तरह की मोबाइल ऐप्स विकसित की गई हैं। एक ऐसी ही मोबाइल ऐप के बारे में आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे। इस मोबाइल ऐप का नाम है पूसा कृषि मोबाइल ऐप। क्या कुछ खास है इसमें, आइए जानते हैं। पूसा कृषि ऐप किसानों की कृषि जगत और खेती किसानी से जुड़ी शंकाओं का समाधान करती है। ये ऐप किसानों को मौसम से जुड़ी जानकारी और मौसम के अनुसार खेती संबंधी सलाह प्रदान करती है। इस ऐप के जरिए भारत सरकार और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान भाइयों को खेती किसानी से जुड़ी नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिलती है। पूसा कृषि मोबाइल ऐप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा किसानों के हित में विकसित और लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए फसल की नई किस्मों के बारे में, कम संसाधनों में खेती की तकनीक, संरक्षित खेती और समय अनुसार कृषि कार्यों के अलावा कृषि मशीनरी और उनके प्रयोग से संबंधित जानकारी किसानों को मिल रही है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप YouTube चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। जी हाँ, QR कोड दिखाया जा रहा है आपको स्क्रीन पर, जल्दी से इसे स्कैन कर लीजिए। अपने मोबाइल फोन पर ही किसी भी समय आप हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं, कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस किसान भाइयों बहनों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमारी ईमेल ID नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। अब बारी आती है हमारा पता नोट करने की। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में आपसे करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। किसान, बदलते भारत की शान।